नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा में लोकसभा से चुने गए बीजेपी के 5 में से 2 सांसद रिटायरमेंट के संकेत दे रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह और राव धर्मवीर दोनों ही सांसद जहां उम्र का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं युवाओं को राजनीति में आगे लाने की बात कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के दोनों ही सांसद 70 की उम्र को पार कर चुके हैं। एक ही इलाके में दोनों नेताओं ने अलग अलग समय से रिटायरमेंट की बात कही है। ऐसे में दक्षिण हरियाणा या यूं कहें रॉयल बेल्ट पर इसका क्या प्रभाव होगा? क्या सियासी तौर पर बीजेपी को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या कांग्रेस के लिए बीजेपी के इन दिग्गजों का ये बड़ा कदम फायदेमंद साबित होगा? या यूं कहें बीजेपी के इन दिग्गजों के रिटायरमेंट में किस सियासी दल के समीकरण क्या बनेंगे? ये तमाम सवाल हैं। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा कि अहिरवाल बेल्ट का कितना प्रभाव और युवाओं को जो लाने का मौका देने की बात कही जा रही है, उससे क्या संकेत माने जाएं? कितनी दक्षिण हरियाणा की बेल्ट सदेगी? कितना किसके पक्ष में माहौल बनेगा? और क्या कांग्रेस जो जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, इन परिवर्तनों के बाद, इन दोनों दिग्गजों के रिटायरमेंट लेने के बाद किस तरह के समीकरण कांग्रेस के पक्ष में बनेंगे या नहीं बनेंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार विनीत सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। क्रिकेटर हो, फिल्मी दुनिया हो, बेशक बिजनेस लाइन की हस्तियां हो, और अब तो कभी बूढ़े ना होने वाले नेता ही क्यों ना हो, सही समय पर रिटायरमेंट ही सुखी रहने और मीडिया की सुर्खियां बनने का अवसर होता है। प्रदेश के 5 बीजेपी सांसदों में से अब 2 सांसद कह रहे हैं, एक तरह से संकेत भी दे रहे हैं कि बस अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ के तीसरी बार बीजेपी सांसद धर्मवीर ने बयान दिया है कि वो 70 साल पार कर चुके हैं, बस अब अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब युवाओं को आगे आने का मौका देंगे। इसी तरह सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री और 6 बार गुरुग्राम से सांसद बने राव इंद्रजीत का बयान है कि 74 साल का हो गया हूँ, 45 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, बस अब भागा दौड़ी नहीं होती। मैं चमचागिरी करता तो राज्य मंत्री की जगह आज कैबिनेट मंत्री होता। ये भी कहा कि मेरी बेटी हरियाणा की मंत्री आरती राव अब समझ और लोगों की सेवा करने में सक्षम है। मतलब बीजेपी के मौजूदा 5 में से 2 सांसद आगे की रेस से बाहर हो सकते हैं। मेरे को पिछले 45 साल के अंदर सराया है और मैंने भी अपनी तरफ से ये प्रण लिया है कि जो भी ताकत मेरे को पब्लिक के मार्फत से मिली है, उस ताकत को मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। और यही सीख मैंने अपनी बेटी को भी दी है। और जिस तरह से ये आज के दिन मेहनत कर रही है, मेरा तो उम्र का तकाजा है, 75 साल का हो गया, इतना भागदौड़ी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बेटी भी उसी राह के ऊपर चल रही है और मुझे उम्मीद है कि इलाके की तरक्की के लिए आप लोगों का साथ उसके साथ भी मिलता रहेगा। गौरतलब है कि इन दोनों बीजेपी सांसदों की कांग्रेस से 2014 में बीजेपी में एंट्री हुई थी। दोनों 3-3 बार सांसद बन चुके हैं। जाहिर है कि ये फैसला और संकेत खुश करने वाला है तो मायूस करने वाला भी है। खुशी उन्हें होगी जो इस पार्टी और अपने जिले में इन नेताजी के रहते 2 कदम पीछे ही थे, अब 2 कदम और आगे बढ़ जाएंगे। करीब 35 साल पहले भिवानी से चौधरी बंसीलाल को चुनाव हराकर जीते धर्मवीर सिंह रातों रात राजनीति के हीरो बने थे। 2014 में राव इंद्रजीत की तरह ही बीजेपी में आए, 3 बार बीजेपी से सांसद हैं। अब 70 साल की उम्र पार करने के बाद उनकी दलील है कि जो मौजूदा व्यवस्था है 25, 50, 75, उसी को देखते हुए मैं 70 की उम्र पार कर चुका हूं और अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। मायूसी उन्हें होगी जो इन सांसदों के समर्थक, पड़ोसी, रिश्तेदार और चेले चपाटे हैं। किन्हें इन बड़े नेताजी, एक तो इन दोनों में केंद्र में तीसरी बार मंत्री हैं, कि शू करती गाड़ियों में बैठकर हार लिए खड़े लोगों के सामने गाड़ियों से उतरते अच्छा नहीं लगता।
फिर इनके काम भी हो जाते हैं। इन बेचारों को तो अब नींद भी नहीं आती होगी, पर सार्वजनिक जीवन में ऐसा ही होता है। एक दिन प्रधानमंत्री को भी पद छोड़कर जाना होता है। यही प्रकृति और लोकतंत्र का नियम है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। तो चौधरी धर्मवीर और राव इंद्रजीत, दो बड़े नाम, दो दिग्गज नाम, तो हरियाणा की सियासत पर कितना असर पड़ेगा, कितना पड़ता नजर आएगा, ये तमाम सवाल हमारे सामने खड़े हैं। और अब आगे समीकरण किस तरह के बनेंगे, ये भी सवाल है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ, मौजूदा स्थिति में रिटायरमेंट के संकेत देना दो दिग्गजों के द्वारा, किस तरह के संकेत माने जाएं, क्या कुछ माना जाए? देखिए सौरभ, पहले तो मैं ये कहूँगा, हरियाणा की सियासत में ये नया ट्विस्ट है, नया क्लाइमैक्स है। जैसे फिल्म में होता है, अचानक कुछ ऐसा होता है कि हैरान कर देता है। तो ये संकेत और ये फैसला इस तरह के कहना कि हम, राव इंद्रजीत कहते हैं 74 पार कर चुका हूं, नए साल में 75 का हो जाऊंगा शुरू के 2 महीनों में। तो उन्होंने इशारा कर दिया कि 45 साल से राजनीतिक जीवन में हूं, मैंने हमेशा अपने लोगों की सेवा की, अब मेरी बेटी संभालेगी, वो सियानी हो गई है, सक्षम है। सीधा सा संकेत है कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही बात धर्मवीर की, जो भिवानी महेंद्रगढ़ के तीसरी बार के सांसद है। मेरे को याद है 35 साल पहले की बात है, जब चौधरी बंसीलाल जो मुख्यमंत्री रहे थे, 1987 की सरकार जब कांग्रेस हारी थी, 5 सीटें आई थी, चौधरी देवीलाल बीजेपी के साथ गठबंधन में 85 सीटें, 90 में 85 सीटें चौधरी देवीलाल की पार्टी ने जीती थी, जिनमें मंगल सैन भी डॉक्टर उप मुख्यमंत्री बने थे, तो बीजेपी के थे। तब ये दोनों का गठबंधन था। तो चूंकि बंसीलाल को हराया था धर्मवीर ने, उनको सीधा ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया था, इनाम दिया गया था। मैंने किसी से पता किया, उस वक्त इनकी उम्र 26-27 साल थी। 26-27 साल की उम्र में, युवा अवस्था में, धर्मवीर ने चौधरी बंसीलाल जैसे दिग्गज नेता, एक तोप को चुनाव में हराया था। तो चौधरी देवीलाल की सरकार में इनको परिवहन मंत्री बनाया गया था। उसके बाद लगे रहिए, लेकिन अब तीसरी बार 2014 में बीजेपी में, तीसरी बार लगातार सांसद हैं। एक बात और मेरे को समझ आती है सौरभ, बीजेपी में ये व्यवस्था है, जैसे 70 साल से के उम्र के व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ेगा, ये अमूमन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब तो 70 साल की उम्र से अनिल विज भी ऊपर हो गए, खुद प्रधानमंत्री भी ऊपर है। जब मुरली मनोहर जोशी और अब लाल कृष्ण अडवाणी की बात थी, 2-3 और नेता थे जो वरिष्ठ थे, उनको ये कहा गया, उनको मार्गदर्शक मंडल में रखा गया था कि अब अनिल विज के बारे में भी कई बार चर्चा होती है पत्रकारों में। उनके अंबाला के लोग बताते हैं कि वो शायद 70 साल की पार कर चुके हैं, उनको अगला टिकट नहीं मिलेगा। तो इन दोनों सांसदों को लगता होगा, शायद दिल के किसी कोने से आवाज आती होगी, 70 साल से पार हो गया, पता नहीं पार्टी टिकट ना दे। तो इन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना, एक ऐसा फैसला, संकेत दिया है कि ऐसा हो सकता है पार्टी शायद 70 साल प्लस वाले को चुनाव ना लड़वाए, और आगे चलकर हालात क्या होंगे राजनीति, किसको क्या पता है। तो मेरे को लगता है, चलो मन में जो भी हो, उनकी मंशा जो भी हो, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। जैसे हम देश के औद्योगिक घराने हैं, जैसे नारायण मूर्ति थे, आईटी के दिग्गज थे, बड़े बड़े लोगों ने, चाहे टाटा ग्रुप में हो, उन्होंने एक टाइम अपना शीर्ष पर होते हुए अपनी गद्दी दूसरों के लिए छोड़ दी कि अब आपका वक्त है। हो सकता है इन दोनों नेताओं के बारे में, राव इंद्रजीत की तो बेटी भी अब हरियाणा में मंत्री है, आरती राव, तो एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा संकेत है। और ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आशंका रही होगी कि 70 साल के पार, अभी तो 3.5 साल पड़े हैं मोदी सरकार के चुनाव को, पता नहीं तब पार्टी टिकट ही ना दे, तो पहले से ही अपने रास्ते चुन लिए। एक अच्छी शुरुआत कहूंगा, ठीक है, बीजेपी में। ठीक है, महेश क्या कहते हैं संकेत, जिस तरह से मार्गदर्शक मंडल की बात देवेंद्र ने कही, क्या उसमें जगह खोजने की कोशिश है, या फिर शीर्ष नेतृत्व उसमें विचार करेगा, या फिर ये युवाओं को मौका देने का, एक अवसर देने का एक जो पहल है उसके तौर पर देखा जा सकता है? देखिए सौरभ, मुझे लगता है कि राजनीति में इतनी ईमानदारी नहीं हुआ करती कि अपनी कुर्सी, अपनी विरासत किसी और को सौंप दे। मजबूरी, परिस्थितियां और हालात अगर ये फैसला करवा दें तो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता कि अपनी जो सत्ता है, अपनी जो विरासत है, किसी और को सौंप दे। ये नहीं होता है। आपको याद होगा कि धर्मवीर सिंह, जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद भी हैं, उन्हीं के बयान का जिक्र भी हम कर रहे हैं कि अब मेरी उम्र हो चुकी है और अगला चुनाव में नहीं लड़ूंगा। इस तरह
की परिस्थितियों का जिक्र हम कर रहे हैं। लेकिन उससे अगर करीब 2-2.5 साल पीछे जाकर अगर देखने की कोशिश करें तो करीब 2 साल का वक्त हुआ होगा जब धर्मवीर सिंह की तरफ से एक बयान दिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि बतौर सांसद वो फेल साबित हुए हैं, सांसद की भूमिका वो नहीं अदा कर पाए, जो सांसद कर सकता था वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाए, वो लोकसभा के लायक नहीं है, वो सांसद बनने के लायक नहीं है, वो विधानसभा का अगला चुनाव लड़ेंगे। ये बयान करीब 2 साल पहले दिया गया था धर्मवीर सिंह की तरफ से। उसके बाद लोगों ने ये आकलन किया था कि लोकसभा में स्थिति खराब, परिस्थिति खराब होने की वजह से हो सकता है कि धर्मवीर सिंह विधानसभा की तरफ शिफ्ट करना चाहते हो। लेकिन हकीकत क्या हुई, लोकसभा का चुनाव एक बार फिर से धर्मवीर सिंह ने लड़ा। अब दूसरे पहलू पर मैं आना चाहूँगा। यहाँ पर हिसार लोकसभा सीट से रणजीत चौटाला को, जो कि निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे विधानसभा का रानिया से, और नायब सरकार से पहले जो मनोहर लाल खट्टर की मनोहर 2 सरकार थी उसमें वो बिजली मंत्री बनाए गए थे। और उस वक्त जो है एक निर्दलीय उम्मीदवार का सीधे बिजली मंत्री बनाया जाना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी करीबियां, और करीब 82 से 83 साल की उम्र में हिसार लोकसभा का टिकट रणजीत चौटाला को दे दिया गया था बिना भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सहमति के, क्योंकि काफी सारे और भी हिसार लोकसभा सीट के दावेदार थे। लेकिन टिकट किसे मिली? रणजीत चौटाला को मिली। केसोमन में मिली, 82 के पार मिली। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई बहुत बड़ा ये फॉर्मूला नहीं है कि अगर 72-74 के पार हो गए तो अगली टिकट नहीं मिलेगी। और राजनीतिक लोग 3.5 साल आगे की चिंता इतने दिन पहले नहीं किया करते। वो 3.5 घंटों की चिंता में रहने वाले लोग हैं। राजनीति से जुड़े लोग एक अलग तरह की जमात है, और वो भी जो 3-3 बार सांसद रह चुके हों, 3 बार लोकसभा का मुंह देख चुके हों, जो CPS रह चुके हों, जो सरकार में मंत्री रह चुके हों, वो लोग 3.5 साल आगे को लेकर ये चिंता करें कि युवाओं को मौका दिया जाए, मुझे लगता नहीं है ऐसा। यहाँ परिस्थितियों की बात हो सकती है। और हाल फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि इस उम्र में भी, यानी बड़ी उम्र में भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके विकल्प क्या, पार्टी में किसी तरह के कोई विकल्प वो तैयार कर पाए। एक और अलग परिप्रेक्ष्य में इस कहानी को समझने की कोशिश अगर मैं करूं तो ये हो सकता है कि वो जनरेशन नेक्स्ट को जो अपनी सत्ता है वो हस्तांतरित करवाना चाहते हैं। जैसे महम विधानसभा क्षेत्र का मैं जिक्र करना चाहूँगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी आनंद सिंह डांगी, वो अपना चुनाव जिस विधानसभा क्षेत्र से, महम विधानसभा क्षेत्र से साल दर साल हर इलेक्शन में लड़ते रहे थे, उन्होंने अपने बेटे को आगे किया और खुद राजनीति से थोड़ा एक कदम पीछे हटकर अपने बेटे को वहीं से टिकट दिलवाया। यही कोशिश हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश की तरफ से की गई। कलायत से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का टिकट अपने बेटे को दिलवाया और चुनाव जितवाया भी। उन्हें सबसे ज्यादा अगर किसी की चिंता थी तो अपने बेटे के चुनाव की चिंता थी। और यही सवाल हिसार लोकसभा क्षेत्र में उठाया भी गया था कि बाकी जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे उनके प्रचार प्रसार में कमी रह गई, जिसका नुकसान कांग्रेसी उम्मीदवारों को उठाना पड़ा, क्योंकि सांसद जो है अपने बेटे की चिंता में थे। तो ये साफ तौर से बात कही जा सकती है कि मैं इसे देखता हूँ नेक्स्ट जनरेशन को पावर शिफ्टिंग के तौर पर, चाहे वो धर्मवीर सिंह हो, वो अपनी विरासत आगे बेटे को सौंपना चाहते हो, और चाहे यहाँ राव इंद्रजीत की बात कर ले, वो भी अपनी विरासत एक तरीके से कंप्लीट जो पावर ट्रांसफर है वो आरती राव को करने की कोशिश में है। और ये भी माना जा सकता है कि इस तरह की परिस्थितियां अगर पैदा हो रही हैं तो उसके पीछे अगली जो पीढ़ी है उसे एक पावर ट्रांसफर कर खुद एक रिटायरमेंट की जो लाइफ है वो जी सकते हैं, लेकिन किसी और को मौका देंगे, किसी और नए युवा को मौका मिलेगा, ऐसी उम्मीद कर पाना ज़रा मुश्किल बात है। बिल्कुल बेहद अहम बातें हैं ये तमाम बातों का अगर निचोड़ निकालने की कोशिश करें तो वीरेंद्र जी क्या लगता है आगे ये जो संकेत मिल रहे हैं रिटायरमेंट के, ये क्या है? क्या कुछ बेहतर की विकल्प की तलाश है? राजनीति में तो कुछ भी संभव है, जैसे कि महेश भी बता रहे हैं कि निर्दलीय जब रणजीत चौटाला को 82-83 साल की उम्र में टिकट दिया जा सकता है, तो फिर अभी तो बेहद कम उम्र है राव इंद्रजीत सिंह की, अगर उस हिसाब से देंगे चौधरी धर्मवीर की, तो क्या कुछ विकल्प तलाशने की कोशिश है, या फिर जनरेशन नेक्स्ट का जिसका जिक्र भी महेश ने किया, देवेंद्र ने किया, वो नजर आता है? देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसदों में से देखें तो 4 जो है वो 70 वर्ष के पार हुए हैं।
और जब 2029 में चुनाव होगा तो उनकी आयु और अधिक हो जाएगी। अभी नवीन जिंदल जो हैं वो 55 वर्ष के हैं, अब मनोहर लाल जी जो है 71 वर्ष के हो गए। जब चुनाव होगा 2032 में तो 75 वर्ष के हो जाएंगे जी। तो इस तरह कृष्णपाल गुर्जर की भी यही स्थिति है, वो इस समय 68 वर्ष के हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नया नेतृत्व परिवर्तन तो करना है, नए कार्यकर्ता तैयार करने हैं। तो अभी देखिए राव इंद्रजीत का मामला अलग है। देखिए राव इंद्रजीत की आयु भी हो चुकी है और उसके अलावा देखिए अब उनकी बेटी जो है प्रदेश में मंत्री है और वो केंद्र में मंत्री हैं। तो ऐसे में जब भी केंद्र में परिवर्तन होगा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, तो संभावना हो सकती है कि राव इंद्रजीत को जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ऐसी संभावना हो सकती है। कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, क्योंकि जब चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, अब उनका जो उस समय वो भारतीय जनता पार्टी में थे और राज्यसभा के सांसद थे, उनकी जो पत्नी थी वो भी विधायक थी, उनका बेटा भी था सांसद था। तो ये एक तरह की पार्टी में परिवारवाद की जो एक बू आती, तो पार्टी ने एक सिद्धांत बनाया था ताकि पार्टी को ऐसा लगे कार्यकर्ताओं को ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही विरासत को आगे लेकर जाते हैं, परिवारवाद नहीं है। तो ऐसे में है, ऐसे में संभावना बनती है। अब चौधरी धर्मवीर सिंह हैं वो सक्रिय हैं, हालांकि देखिए राव इंद्रजीत सिंह अब आयु के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, सबसे अधिक बार सांसद रहने का कीर्तिमान है, लेकिन उनके मन में ख्वाहिश है कि वो केंद्रीय मंत्री नहीं बन सके, राज्य मंत्री का ही दर्जा रहा, मुख्यमंत्री नहीं बनने का भी मलाल उनको है। तो ये कई बातें राजनीति में रह जाती हैं जो वो लक्ष्य नहीं पा सके। हो सकता है उनकी बेटी आगे राजनीति में नई बुलंदियों को छुए। और जिस तरह मनोहर लाल जी हैं अब केंद्र में मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और अब जो है जब अगला चुनाव होगा तो वो 75 वर्ष के होंगे। पार्टी उनको टिकट देती है या नहीं देती वो सैद्धांतिक रूप से स्वयं भी मना कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, कई नेता तैयार किए हैं और उनकी अपनी एक नीति है, अपना एक उनके सिद्धांत है। अब उनके सिद्धांतों के ये अनुरूप ही है कि अब वो जो लोहगढ़ में जो बनाया गया है बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्मारक ट्रस्ट बनाया गया, उसके वो चेयरमैन बने। हालांकि वो कभी इस तरह के पद के लिए कभी उनकी लिप्सा रहती नहीं है, लेकिन इस बात से संकेत लगता है कि आने वाली उनकी राजनीति किस दिशा में जाने वाली है। तो ये इस बात का संकेत मिलता है। कृष्णपाल गुर्जर हालांकि काफी सक्रिय हैं, लेकिन आयु के पड़ाव पर हैं। अब पार्टी उनको भी रिटायर करना चाहेगी। ये अभी तक अगर सभी लोग इस तरह रिटायर करने लग जाएंगे पार्टी उनको, तो एक नया संकट पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। तो पार्टी ने अनुभव का और युवाओं का एक तालमेल बिठाना है। इस तालमेल को आगे बढ़ाते हुए पार्टी किस दिशा में सोचती है आगे, देखिए पार्टी नए नए प्रयोग करती रहती है। गुजरात में भी नया प्रयोग हुआ है, हरियाणा में भी नया प्रयोग होगा। जो प्रयोग गुजरात में हुआ है हरियाणा उससे अछूता रहेगा ऐसा संभव ही नहीं है। हरियाणा में भी होगा, लेकिन उसका अभी हरियाणा में अभी समय है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपनी कार्यनीति में बदलाव करती रहती है। नए नए अनुभव जो है वो जो है प्रयोग में लाए जाते हैं, तो हरियाणा भी उससे अछूता रहने वाला नहीं है। वीरेंद्र जी, एक बेहद अहम बात है, वो बात यह है कि युवाओं को लाने के प्रयास की बात की जा रही है दोनों के द्वारा, और ये भी कहा जा रहा है कि अब उम्र का वो पड़ाव आ चुका है कि अब आगे काम करने की संभावना बेहद कम नज़र आती है। तो युवाओं में क्या बिल्कुल नए फेस को उनके माध्यम से पेश किया जाएगा? क्योंकि राव इंद्रजीत की बात की जाए तो दक्षिण हरियाणा में अपना बड़ा दमखम वो रखाते हैं। कई बार मुख्यमंत्री हमने भी देखा, आपने भी देखा, सभी ने देखा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके पास पहुँचे, मुलाकातें हुई, और जो डिनर डिप्लोमेसी तक की बात हमने देखी हरियाणा के सियासी पटल पर। तो ऐसे में क्या उनके द्वारा प्रोजेक्ट किया गया नाम होगा युवाओं में, या फिर केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया गया होगा? दक्षिण हरियाणा की बेल्ट कैसे सदेगी, हरियाणा की सियासत कैसे सदेगी, क्या संतुलन को बीच में ध्यान में रखते हुए अगर युवाओं को मौका दिया जाता है तो वो देखना होगा? क्या कुछ लगता है उसको? देखिए, पार्टी युवाओं के साथ साथ जो जीत की जो सुनिश्चित होते हैं, जिनकी विजय की जो है पूरी संभावना होती है, पार्टी उन पर दबाव जो है दाव लगाती है। अब ये बात है कि पार्टी ने करनाल में संजय भाटिया युवा चेहरे के रूप में मैदान में उतारा था, सांसद बने थे, फिर बाद में उनका 2024 में उनको टिकट नहीं दिया गया, हालांकि उन्होंने स्वयं चुनाव ना लड़ने की बात कही थी। लेकिन ये पार्टी नए नए प्रयोग करती रहती है। अब फिर सर्वेक्षण करवाए जाते हैं, भाई सर्वेक्षण के आधार पर ही टिकटों का वितरण होता है। प्रोफेसर रामलाल शर्मा इतने वरिष्ठ
जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन सर्वे में उनको उपयुक्तता नहीं बन रही थी, उनकी जीत की संभावना नहीं लग रही थी, तो पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने उस समय विरोध किया, भाई उनको इस तरह से अपमानित ना किया जाए। लेकिन ये पार्टी अपने स्तर पर जो सर्वेक्षण कराती है उसके आधार पर फैसला करती है। ऐसे ही युवाओं को टिकट देने की बात जो नहीं है, उसके अलावा सर्वेक्षण में भी जो सर्वे में जिनकी उपयुक्तता बनती है, जो सर्वे में जीत रहे होते हैं, जिनकी जीत की संभावना लगती है, पार्टी उनको टिकट देती है। अब जहां दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी हरियाणा की बात है, देखिए संतुलन बना के रखना पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी जो है समान विकास की बात करती है, तो ऐसे में देखिए अब आरती राव को मंत्री बनाया गया है, तो राव इंद्रजीत के कोटे से बनाया गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोटा सिस्टम तो होता नहीं, लेकिन जो लोग कांग्रेस से आए हुए हैं, चाहे कुलदीप बिश्नोई है, चाहे राव इंद्रजीत है, चाहे दूसरे लोग हैं, वो कोटा सिस्टम समझते हैं। अपने आप को भी पार्टी में पूरी तरह से समाहित नहीं हुए, वो अपने ढंग से एक कार्य प्रणाली से पार्टी को चलाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उस ढंग से चलती नहीं है। पार्टी में रहकर तो पार्टी की ही बात होती है। कोई अगर अपना व्यक्तिगत गुट बनाना चाहे तो पार्टी उसको कोई महत्व नहीं देती है। अगर कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपने स्तर पर कोई रैली करना चाहे तो पार्टी उसकी अनुमति नहीं देती है। पार्टी तो अपने ढंग से ही चलेगी। बिल्कुल। अगर चाहे राव इंद्रजीत हो, अगर वो अपनी गुटबाजी के आधार पर, अपने गुट के आधार पर जो है रैलियां करना चाहेंगे तो पार्टी अनुमति नहीं देगी, क्योंकि यहाँ तो पार्टी का अनुशासन है और पार्टी अनुशासन की कीमत पर कोई समझौता नहीं करती। जो पार्टी के कार्यक्रम होंगे उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। तो ये कि अब भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन करना है, तो ऐसे में पार्टी सभी नेताओं से विचार विमर्श कर रही है। विचार विमर्श तो होता है, लेकिन जब जो पार्टी तय कर लेती है उसको मानना सबके लिए बाध्य है। तो इसलिए जब जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष तय होगा उस सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। पार्टी चाहे वो दक्षिणी हरियाणा से हो, चाहे उत्तरी हरियाणा से हो, चाहे मध्य हरियाणा से हो, तो मतलब विचार विमर्श तो होगा, लेकिन फैसला होने के बाद सबको उसको निर्णय को स्वीकार करना होगा। देवेंद्र, दो परिवर्तनों के बाद अगर संभवतः होते हैं, जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, हरियाणा की सियासत पर कितना असर पड़ता नजर आएगा? देखिए सौरभ, मैं ये कहता हूं कोई भी पार्टी हो, कभी कृष्ण लाल पवार जो इनेलो में थे, बहुत टाइम बाद 2014 में इनको टिकट नहीं मिला, बीजेपी में आ गए थे, जैसे बहुत लोग आए, कांग्रेस छोड़कर भी आई, इनेलो छोड़कर। मैंने कृष्ण पवार से एक बात की थी, मैं किसी के नेता के लिए, अगर कोई पार्टी 4 बार किसी को टिकट लगातार देगी तो जो दूसरे कार्य करते हैं वो काम क्यों करेंगे? बिल्कुल। पार्टी के बड़े नेता के, आप तो पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो, कार्यकर्ता से ही पार्टी चलती है। अगर कोई भी पार्टी एक नेता को बार बार टिकट देगी, बाकी लोग काम क्यों करेंगे? एक बड़ा सवाल है बाजी। जहां तक रणजीत चौटाला की बात थी, मेरे को जो लगता है 2014 के चुनाव में इंडिपेंडेंट जीत कर आए रणजीत चौटाला, उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनोहर लाल को फोन कर दिया था कि मेरा समर्थन बीजेपी के साथ है। पहले व्यक्ति थे, ये मीडिया में भी रिपोर्ट आई थी। मनोहर लाल में उन्होंने भरोसा जाए कि मनोहर लाल जैसे संत के साथ मैं राजनीति में राजनीति को आगे बढ़ाकर लोगों की सेवा करूंगा। मनोहर लाल के नजदीक रहे, उन्होंने बीच बीच में लोकसभा चुनाव से पहले इच्छा भी जाहिर की कि लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूं। मनोहर लाल जी के कॉन्फिडेंस के आदमी थे, तो मनोहर लाल जी का आशीर्वाद उन पे था, उनको टिकट दी गई हिसार से और चुनाव लड़वाया गया आधा घंटा 1 घंटा पहले बीजेपी में शामिल करके, हालांकि नहीं जीता। तो वो मेरे को लगता है मनोहर लाल की इंडिविजुअल चॉइस थी, क्योंकि मनोहर लाल को उन्होंने अपना नेता माना था इतने बड़े परिवार का। दूसरी बात, जो दो ये नेता हैं, दोनों ये राव इंद्रजीत तो कह रहे हैं कि मैं फरवरी में, अगले ही साल फरवरी आने वाली 3-4 महीने में 75 साल का होऊंगा, 74 साल का तो हो चुका। ऐसे ही धर्मवीर कह रहे हैं, ये दोनों नेता देखिए कांग्रेस से आए थे, हो सकता है इनकी कोई अंदरूनी अलग प्लानिंग हो, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना है। 3-3 बार जो सांसद रह चुका है, पार्टी उसको 4थी बार बनाएगी तो फिर बाकी लोग कहां जाएंगे? ये बात भी है। ठीक है। तो कुल मिला के देखिए, अभी 3.5 साल पड़े मोदी जी के चुनाव को, 3.5 साल बाद कैसे हालात बनते हैं, राजनीति क्या करवट लेती है, या बीजेपी का जादू आगे भी चलेगा। जैसा कृष्णलाल पवार अपने मंचों से कहते हैं कि गुजरात की तरह बीजेपी विधानसभा में 5 बार सरकार बनाएगी, मेरा मन कहता है, ये तो भगवान जानता है। अभी भी उन्होंने बयान दिया था कि गुजरात की तरह बीजेपी 5 बार विधानसभा में सरकार बनाएगी। आगे चलकर क्या होता है, लेकिन ये कि बीजेपी फैसले जो होते हैं हालात के हिसाब से होते हैं, तब क्या हालात होंगे बीजेपी वैसे ही फैसले लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद अहम बात है। महेश, अब अहिरवाल की बात करें, उत्तरी और दक्षिणी हरियाणा की बात करें, आप कांग्रेस के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को कमान सौंपी गई। अब इन दो दिग्गज नेताओं का अगर रिटायरमेंट होता है तो
अगर नफा नुकसान की बात करें तो क्या कुछ समीकरण बैठाने की पार्टी कोशिश करेगी? हालांकि बीजेपी को इसमें एक्सपर्टीज हासिल है, और क्या संतुलन बन पाएगा वो भी आपसे कंक्लूड करना चाहूंगा, पूरी तरह से समाप्त करें। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी कोई रिटायरमेंट जैसी कोई भी बात इन नेताओं की तरफ से नहीं कही गई है, और दूसरी बात जो मैं रखना चाहता था कि ये रिटायरमेंट होकर ऐसा नहीं है कि राजनीति से बाहर हो जाएंगे, अपनी जनरेशन नेक्स्ट को यानी अगली पीढ़ी को जो राजनीतिक विरासत है वो सौंपने का काम करेंगे। और अगर उन फायदे नुकसान की बात हो तो फिर अपनी अगली पीढ़ी को ये सत्ता के मुहाने तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को किसी भी तरह का कोई फायदा होने वाला है। और जहां तक कंपैरेटिव स्टडी की अगर बात की जाए तो राव इंद्रजीत के कद के सामने, उनके वजूद के सामने, उनकी विरासत के सामने राव नरेंद्र कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, कहीं उनका कोई वजूद जो है वो मुकाबले की स्थिति में नजर नहीं आता। तो ऐसे में आरती राव चूंकि अब विरासत संभालने के लिए तैयार हो चुकी है, और जैसा कि इंद्रजीत सिंह खुद भी बोल रहे हैं कि अब आरती राव जो है राजनीति में परिपक्वता की तरफ बढ़ रही है और आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। जहां तक ये राव इंद्रजीत के साथी के तौर पर मैं देखता हूं कि धर्मवीर सिंह काफी नजदीकियां राव इंद्रजीत और धर्मवीर सिंह के बीच में है। एक तरीके से सांसद अगर जीतते हैं राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से ही धर्मवीर सिंह संसद तक पहुंचते हैं। महेंद्रगढ़ के पूरे इलाके में जो वोट बैंक है वो राव इंद्रजीत का है, जिसका आशीर्वाद का फायदा धर्मवीर सिंह को मिलता है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे किस तरह समीकरण बनते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।